नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली पेपर प्रैक्टिस में। आज का जो पेपर प्रैक्टिस होगा वो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चन होंगे। विजयनगर साम्राज्य की पूरी वीडियो मैं आपको परसों दे चुका हूं। उसमें कंप्लीट मैंने ये बता रखा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, कौन कौन से वंश यहाँ पे आए, कौन कौन से शासक आए, उनकी प्रशासनिक नीति, उनके जो आर्थिक नीति थी, सामाजिक स्थिति, वो सब कुछ मैंने डिटेल से विजयनगर साम्राज्य के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। आज इसका केवल पेपर प्रैक्टिस सेट होगा। इस पेपर प्रैक्टिस सेट में मैंने मात्र 26 क्वेश्चन बना रखे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं और भी फैक्ट आपको देता रहूँगा। लगभग 50 से 60 फैक्ट मैं आपको क्वेश्चनों का जो एक पूरा का पूरा फैक्ट है, क्वेश्चन बैंक है, वो आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो अगर आपने विजयनगर साम्राज्य के बारे में पहले पढ़ा नहीं है तो आप से मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप पहले उस वीडियो को देखिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, तो आप पहले उस वीडियो को देखिए, फिर आपको ये जल्दी समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है हरिहर एवं बुक्का, बी कृष्णदेव राय, सी है हरिहर एवं बुक्का द्वितीय और डी है देवराय प्रथम। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हरिहर एवं बुक्का। डिटेल से मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन आज ये क्वेश्चनों की सीरीज है। मोटे मोटे तौर पर ये बता देता हूं कि हरिहर एवं बुक्का पहले काकतीय राजवंश में सामंत हुआ करते थे। सामंत के पश्चात जब काकतीय राजवंश समाप्त होता है, फिर ये काम्पली राज्य में जाते हैं, वहाँ पे मंत्री बनते हैं। इसके ठीक उत्तर में उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल चल रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक नीचे काम्पली राज्य को ध्वस्त कर देता है और वहाँ से हरिहर एवं बुक्का को दिल्ली सल्तनत यानी दिल्ली लेके आ जाते हैं। वहाँ से फिर ये दक्षिण भारत में एक विद्रोह होता है। हरिहर एवं बुक्का इन दोनों भाइयों को उस विद्रोह को दबाने के लिए भेजते हैं और ये वहाँ पे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर देते हैं तुंगभद्रा नदी पर। ठीक है, और भी डिटेल से मैंने बता रखा है, तो आप पहले वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। अगला प्रश्न है, अमुक्तमाल्याद नामक ग्रंथ की रचना किसने की? ऑप्शन ए है देवराय प्रथम, बी देवराय द्वितीय, सी कृष्णदेव राय और डी है अच्युत देव राय। तो राइट आंसर हो जाएगा, आंख बंद करके कर सकते हैं इसे, कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्याद नामक ग्रंथ की रचना की थी। किस भाषा में की थी इसने? तेलुगु में, तेलुगु भाषा में की थी। यही अमुक्तमाल्याद वह पुस्तक है जिसमें कि राजा के नैतिक मूल्यों को, नैतिक विचारों को, उसके आर्थिक नीति को, उसकी सामाजिक नीति को, वो राजा को किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, ये अमुक्तमाल्याद नामक ग्रंथ में कृष्णदेव राय ने लिखा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कृष्णदेव राय की रचना है? ऑप्शन ए है जामवती कल्याण, बी है अमुक्तमाल्याद, सी है उषा परिणय, डी है उपयुक्त सभी। ये तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये तीनों पुस्तक कृष्णदेव राय की रचना है। अगला प्रश्न है, विजयनगर राज्य की स्थापना से पूर्व हरिहर एवं बुक्का किस वंश के सामंत थे? तो अरे ये तो मैं पहले बता चुका हूँ। किस वंश के सामंत थे? सामंत थे काकतीय राजवंश के। काम्पली राज्य में ये मंत्री थे। बहमनी राज्य उस समय विजयनगर साम्राज्य का उत्तर में एक राज्य था, उसका नाम बहमनी राज्य था, और विजयनगर साम्राज्य से बहमनी राज्य का हमेशा युद्ध होता रहता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आएगा। ये लो बता दिया मैंने, एग्जाम में आएगा, ये किसी ना किसी एग्जाम में आएगा। अब एग्जाम का मतलब ये होता है, कई लोग सोचते हैं कि ये जीएस की तैयारी क्या होती है। ये प्रत्येक उस एग्ज़ाम की तैयारी है जिसके लिए आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। माना कि आप किसी भी स्टेट का ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ये जीएस पूछा जाएगा। आप रेलवे ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी जीएस पूछा जाएगा, है ना। बैंकिंग के लिए आप जीएस पढ़ोगे, हालांकि वहाँ पे जीएस बहुत डीप तो नहीं आता है, लेकिन किसी भी एग्ज़ाम में अगर जनरल नॉलेज पूछा जाएगा तो हर एक एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। ऐसा नहीं है कि कोई अलग से एग्ज़ाम के लिए अलग सा जीएस पूछा जाएगा। अब हाँ, इतना हो सकता है कि जो सिविल यूपीएससी है, आईएएस पीसीएस का, उसका थोड़ा सा और डीप में जीएस पूछा जाता है, इतना ज़रूर है। लेकिन बाकी जो ग्रुप सी के जो एग्ज़ाम है, स्टेट पीसीएस है, लोअर पीसीएस है, समीक्षा अधिकारी है, इन सब में इस प्रकार के जीएस को पूछा जाता है। ठीक है, तो
एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है ए है देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्ण देवराय और डी है वीर नरसिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा देवराय प्रथम। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध का निर्माण किया जिससे कि विजयनगर साम्राज्य में पीने का जो पानी है उसकी उपलब्धता हो पाई और सिंचाई के लिए पानी की पूरी व्यवस्था हो चुकी थी। तो कितना शानदार शासक रहा होगा ये। अगला प्रश्न है, तालीकोटा के युद्ध में किस राज्य ने विजयनगर राज्य के विरुद्ध युद्ध नहीं लड़ा? तालीकोटा का युद्ध आपको पता होगा, जो हुआ था, आगे भी और प्रश्न आएंगे। तो तालीकोटा के युद्ध में ये चारों राज्य, एक 5 थे वहाँ पे, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर, बरार, ये क्या थे? विजयनगर साम्राज्य के प्रतिद्वंदी थे। लेकिन होता क्या है, जब तालीकोटा का युद्ध होता है, बीदर, गोलकुंडा और अहमदनगर तो एक साथ मिलके लड़ते हैं। किसके साथ? विजयनगर साम्राज्य का उस समय शासक था कौन? सदाशिव था। तो बरार इस युद्ध में शामिल नहीं होता है। ठीक है, एक और राज्य था, क्या नाम था, मैं भूल रहा हूँ। बीदर, गोलकुंडा, बरार, एक और, चलो याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, याद नहीं आ रहा है। अगला प्रश्न है, विजयनगर राज्य में भू राजस्व का कितना भाग कर के रूप में लिया जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर एग्जाम में आएगा, इंपॉर्टेंट। विजयनगर राज्य में भू राजस्व का कितना भाग कर के रूप में लिया जाता था? तो कुल उपज का 1/6 भाग, कुल उपज का 1/6 भाग भू राजस्व के रूप में लिया जाता था। अगला प्रश्न है, कृष्ण देव राय के दरबार में 8 दरबारी कवि निवास करते थे, उन्हें कहा जाता था? तो उन्हें क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज, नवरत्न, अष्टप्रधान, आंध्रभोज। तो अष्टदिग्गज कहा जाता था उसने। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज। आंध्रभोज कृष्ण देव राय का क्या था? नाम था। कृष्ण देव राय का नाम आंध्रभोज क्यों? क्योंकि बड़े बड़े विद्वान उसके दरबार में रहते थे और जो तेलुगु दरबारी कवि थे उनको अष्टदिग्गज कहा जाता था। इसी विद्वानों को संरक्षण देने के कारण कृष्ण देव राय को आंध्रभोज की संज्ञा दी जाती थी। ठीक है, अकबर के काल में आपको पता है ये नवरत्न रहे थे। अष्टप्रधान, अच्छा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने पूछा था कि अष्टप्रधान किसके दरबार में किसको कहा जाता था, तो किसी ने भी यहाँ पे आंसर नहीं दिया था। फिर से उम्मीद करूँगा कि आप अष्टप्रधान बताएंगे। साथियों, अगला प्रश्न शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश करूंगा कि अगर आपको लगता है कि हमने इस पेपर प्रैक्टिस सेट को बनाने में थोड़ी सी भी मेहनत कर रखी है तो आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आज आपके लिए एक टारगेट देता हूं कि अभी चैनल पर 270 सब्सक्राइबर हैं और आज आपने इसे 300 करना है। तो देखते हैं आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं। फिर मैं आपसे वादा करता हूं कि अगली वीडियो जो आएगी वह बहुत बेहतरीन वीडियो आएगी। अगला प्रश्न है, किस शासक के काल में फारसी से अब्दुल रज्जाक नामक राजदूत ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की? ऑप्शन ए है देवराय द्वितीय, बी है कृष्ण देवराय, सी है मल्लिकार्जुन और डी है वीर नरसिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय के काल में फारसी से, यानी अभी वर्तमान में ईरान, उस समय फारसी हुआ करता था इसका नाम, तो कौन आया था? अब्दुल रज्जाक नामक व्यक्ति आया था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कृष्ण देव राय ने जाबुवती कल्याण नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी? इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए तमिल, बी संस्कृत, सी है तेलुगु, डी है कन्नड़। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, सब लोग मारेंगे लगभग जिसने पढ़ा होगा, शायद अगर वो कंफ्यूज होगा तो वो तेलुगु मार सकता है, क्योंकि तेलुगु के 8 विद्वान जो अष्टदिग्गज थे वो तेलुगु के ही विद्वान थे। लेकिन जो जाम्बवती कल्याण नामक पुस्तक थी वो संस्कृत भाषा में कृष्ण देव राय ने लिखी थी। कितनी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं ये सारे। अगला प्रश्न है, देवराय द्वितीय के शासनकाल में प्रजा किस नाम से अभिहित किया करती थी? ठीक है, यानी प्रजा किस नाम से देवराय को किस नाम से पुकारती थी? तो ऑप्शन ए है इमाड़ी देवराय, बी है प्रौढ़ देवराय, सी है गजबेटकर और डी है ए और बी दोनों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
ए और बी, जनता इमड देवराय और प्रौढ़ देवराय, महान देवराय के नाम से प्यार से पुकारती थी देवराय द्वितीय को। जो गजबेटकर है, गजबेटकर देवराय के अभिलेखों में देवराय का नाम गजबेटकर है, यानी हाथियों का शिकारी। ठीक है, हाथियों का शिकारी। ठीक है, हाथियों का शिकारी गजबेटकर, तो ये अभिलेखों में कहा गया है, लेकिन जो वहां की जनता कहती थी इमाड़ देवराय और प्रौढ़ देवराय। अगला प्रश्न है, निम्न में से नायगार व्यवस्था का संबंध किससे था? ऑप्शन ए, ये उत्तराखंड के पीसीएस में भी पूछा गया ये प्रश्न है, पीसीएस में और लोअर पीसीएस में कई एग्जामों में मैंने देख लिया इसको। तो ऑप्शन ए है जो नायगार व्यवस्था का संबंध था, ऑप्शन ए है प्रांतीय शासन से, बी ग्रामीण प्रशासन से, सी राज्य परिषद से और डी मंत्री परिषद से। तो राइट आंसर था प्रांतीय प्रशासन से संबंधित था नायगार व्यवस्था। नायगार व्यवस्था में होता क्या था कि राजा कुछ व्यक्तियों को या जो राजा के करीबी या शासन में सैनिक और असैनिक कुछ व्यक्ति हुआ करते थे, तो उनको भूमि देता था दान में। उस भूमि को अमरम भूमि कहा जाता था, इम्पोर्टेंट है, अमरम भूमि दान में देता था। अब जिस व्यक्ति को भूमि दान में दी जाती थी वह व्यक्ति क्या करता था, इस भूमि पर उसका अधिकार होता था और इससे वह राजस्व की वसूली करता था। राजस्व की वसूली करने के बाद यह अपने पास रखता था। बस इसका एक काम ये था कि ये अपने पास एक विशाल सेना रखता था और इस सेना की रख रखाव यही व्यक्ति करता था। लेकिन जब राजा को आवश्यकता पड़ती थी, अगर राजा को सेना की आवश्यकता पड़ेगी तो राजा इस व्यक्ति से सेना की डिमांड कर सकता था, जब चाहे तब सेना की डिमांड करता था। तो इस पूरी व्यवस्था को वहाँ पे नायगार व्यवस्था कहा गया। इसे प्रांतीय प्रशासन, इसका जो कि एक प्रांतीय प्रशासन के अंतर्गत आता था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में केंद्रीय सचिवालय में कर्णिकम नामक अधिकारी, यहाँ पे अधिकारी होना चाहिए, बद अधिकारी हो गए थे, अधिकारी होता था। ऑप्शन ए है लेखाधिकारी, बी सचिव, सी नायक, डी है मंत्री परिषद का अध्यक्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, लेखा अधिकारी, यानी अकाउंटेंट होता था उस समय विजयनगर साम्राज्य में केंद्रीय सचिवालय में, जो कर्णिकम नाम का अधिकारी होता था। इसकी पूरी वीडियो प्रशासन की आप पिछली वाली वीडियो में देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने डिटेल से बता रखा है। यहाँ पे मैं ऊपरी तौर पे आपको बता रहा हूँ, याद रखना। उस वीडियो को आप लोग देखेंगे तो बहुत फायदा होगा आप लोगों को, एक बार देख लीजिए, मैं तो ये बोलूँगा। तो केंद्रीय सचिवालय में दो महत्वपूर्ण पद हुआ करते थे, एक का नाम कर्णिकम था, कर्णिकम, और दूसरे का नाम था रायसम। ठीक है, जो कर्णिकम नामक अधिकारी था वो केंद्रीय सचिवालय में एक लेखा अधिकारी था, और जो रायसम था यह राजा के मौखिक जो आदेश होते थे उसको नोट करता था रायसम, और ये वर्तमान में सचिव जो अभी वर्तमान में सचिव के समकक्ष रहा होगा। तो देखिए, जो व्यवस्था आज भी थी वो व्यवस्था उस समय विजयनगर साम्राज्य में भी हमें देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से वेंकट विलास मंडप नामक सभा स्थल किसके लिए था? बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से एग्जाम में आएगा, इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की ये सीरीज में हम लोग चला रहे हैं और इससे पहले भी बहुत विस्तार से हमने बताया है, तो भाई चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है। मैं उम्मीद करूँगा अभी 270 यहाँ, मैं आपको यहाँ पे 300 सब्सक्राइबर का टारगेट यहाँ पे देता हूँ। तो देखते हैं कितने लोग इसे सब्सक्राइब करते हैं, चैनल को लाइक करते हैं। तो राइट, ये क्वेश्चन क्या है, वेंकट विलास मंडल नामक सभा स्थल किसके लिए था? ऑप्शन ए मंत्री परिषद, बी राज्य परिषद, सी केंद्रीय सचिवालय और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसमें मंत्री परिषद। मंत्री परिषद के जो लोग थे, जो सदस्य थे, वो जिस जगह में अपनी एक सभा करते थे उस सभा स्थल का नाम था वेंकट विलास मंडप, इसका नाम था। ठीक है, जो राजा के राज परिषद थी, राज परिषद में देखो कितने अच्छी स्थिति है। यहाँ पे कौन रहते थे राज परिषद में? विद्वान लोग, जो विशेषज्ञ लोग थे, जैसे संगीत कला के विशेषज्ञ विद्वान लोग, और नायक लोग, जो नायगार जो व्यवस्था में जो नायक लोग थे वो लोग राज परिषद में हुआ करते थे। राज परिषद का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। ठीक है, यहाँ पे जो व्यवस्था थी राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी,
ठीक है। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य में महामंडलेश्वर नामक अधिकारी की नियुक्ति किसने की? क्या इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महामंडलेश्वर नामक अधिकारी की नियुक्ति किसने की? ऑप्शन ए है अच्युतदेव रॉय, बी है नरसिंह सलूक, सी है बुक्का प्रथम और डी है हरिहर द्वितीय। तो राइट आंसर हो जाएगा अच्युतदेव रॉय। अच्युतदेव रॉय ने महामंडलेश्वर नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। कृष्णदेव रॉय के बाद आते हैं अच्युतदेव रॉय। अब महामंडलेश्वर नामक अधिकारी की नियुक्ति क्यों की गई थी देखेंगे। मैंने अभी इससे पहले आपको बताया था विजयनगर साम्राज्य में नायगार नामक एक व्यवस्था थी जिसमें कि नायकों को उनको सेना रखने का अधिकार था। बाद में क्या होता है कि जो ये नायक लोग थे ये इनके पास तो सेना ऑलरेडी थी, अब ये अपना वर्चस्व कायम करने की होड़ मच गई, जिससे कि विजयनगर साम्राज्य में क्या हो गया, एक हफड़ा तफड़ी सी मच गई, खतरा हमेशा मंडराता गया। इस नायकों के वर्चस्व को कम करने के लिए अच्युतदेव रॉय ने महामंडलेश्वर नामक अधिकारी की नियुक्ति की और यही महामंडलेश्वर इन नायकों पर नज़र रखता था, नियंत्रण रखता था। है ना, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? 1565, 1557, 1526, 1560। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1565। अगर डेट आती है तो 23 जनवरी 1565 को तालीकोटा का युद्ध होता है। ठीक है। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य का राजा कौन था? ऑप्शन ए कृष्णदेव रॉय, बी सदाशिव और सी है नरसिंह, डी है राम राय। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सदाशिव। इस समय तालीकोटा का कौन था? तालीकोटा का जब युद्ध हुआ था उस समय विजयनगर साम्राज्य का राजा कौन था? सदाशिव के पास सत्ता थी। लेकिन वास्तविक ये एक अयोग्य किस्म के थे, अयोग्य तो नहीं कहेंगे, लेकिन इन्होंने पूरी की पूरी पावर अपने मंत्री राम राय को दे रखी थी। तो राम राय ने ही तालीकोटा के युद्ध की पूरी रणनीति बनाई जिसमें कि विजयनगर साम्राज्य हार गया था। तो राजा उस समय सदाशिव था। ठीक है। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य में प्रांतीय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? अब यहाँ पे देखेंगे, आप पहले की वीडियो देखेंगे तो वहाँ बहुत अच्छे से मैंने आपको बता रखा है, आप लोग इस प्रकार से देख सकते हैं। तो प्रांतीय प्रशासन की बात कर रहा है, तो प्रांतीय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई उस समय क्या थी? उर थी, उर। ठीक है। और ग्रामीण प्रशासन में नाडु थी सबसे छोटी इकाई। तो प्रांतीय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई उर थी। अगला प्रश्न है ये मेलाग्राम, वलनाडु, नाडु, ये आप पहले की वीडियो देखेंगे वहाँ पे पूरा का पूरा प्रांतीय प्रशासन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। इसके सब के बारे में मैंने बता रखा है। अगला प्रश्न है आयगार व्यवस्था में तलरी नामक अधिकारी होता था। जो अब एक आयगार व्यवस्था, एक नायगार जो व्यवस्था तो थी, एक है आयगार व्यवस्था भी थी। उसमें तलरी नामक अधिकारी क्या होता था? ऑप्शन ए चौकीदार, बी गांव का प्रधान लिपिक, सी गुप्तचर और डी है डाकिया। तो राइट आंसर होगा इसमें चौकीदार यहाँ पे, या पुलिस और चौकीदार दोनों, उनको तलरी नामक अधिकारी होता था। आयगार व्यवस्था क्या होती है, आइए इसे थोड़ा सा डिटेल जानते हैं ऊपरी तौर पर। पहले तो मैंने बता ही रखा है इसको डिटेल से, अभी से जानते हैं। जो ग्रामीण प्रशासन था, आयगार व्यवस्था थी प्रांतीय प्रशासन, ये थी ग्रामीण प्रशासन। ग्रामीण प्रशासन में क्या हुआ, एक ग्राम को अधिकार दिए गए इसमें, और उस गांव को उस समय एक अधिकार था, वो दीवानी मामलों में, जो दीवानी मामले थे, दीवानी मामलों में गांवों को दंड देने का भी अधिकार था, यानी निर्णय लेने का भी, लेकिन फौजदारी मामलों में नहीं था। दीवानी मामलों का मतलब होता है कि पैसे से संबंधित जो मामले थे वो गांव के लोग खुद ही चलाते थे। तो गांव की इस व्यवस्था को चलाने के लिए वहाँ पे 12 आदमियों का 12 जो आदमी थे, शासकीय आदमियों को नियुक्त किया गया। इन्हीं 12 लोगों के द्वारा ये नायगार व्यवस्था को ऑपरेट किया जाता था। इन 12 लोगों में एक अधिकारी का नाम था तलरी, वो तलरी नामक अधिकारी चौकीदार होता था। अब यहाँ पे भी एक अधिकारी का नाम आता है, उसका नाम आता है कर्णकम। अब कर्णकम यहाँ पे क्या था? गांव का प्रधान लिपिक। ध्यान देंगे इस बात को, गांव का प्रधान लिपिक यहाँ पे कर्णकम था। और जबकि जो केंद्र में, जब मैंने उस समय बोला था कि
कर्णकम नामक अधिकारी उस समय क्या था, लेखा अधिकारी। तो लेखा अधिकारी तो यहाँ पे, लेखा अधिकारी तो यहाँ पे भी है, लेकिन ये गांव का था, ठीक है, आयकर व्यवस्था में। तो ये था तलरी नामक अधिकारी, चौकीदार। जो ये 12 शासकीय व्यय लोग थे, इनको वेतन नहीं मिलता था, बस इनको करमुक्त भूमि प्रदान की जाती थी, ठीक है, कुछ भूमि इनको देते थे, है ना, तो करमुक्त भूमि इनको प्रदान की जाती थी राजा के द्वारा। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए है सदाशिव, बी तिरुमल, सी वेंकट द्वितीय, डी है श्रीरंग द्वितीय। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, विजयनगर साम्राज्य जब अंत होता है तो उस समय श्रीरंग द्वितीय विजयनगर साम्राज्य का क्या था, शासक था। अच्छा, विजय कब तक रहा ये? 1640 ईस्वी तक, एग्जैक्ट याद 1640 रहा होगा, ठीक है। कई किताबों में लिखा हुआ है कि तालीकोटा का युद्ध में विजयनगर साम्राज्य समाप्त हो गया था, ऐसा नहीं था। पूरी डिटेल आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में सबसे प्रसिद्ध सिक्का था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे प्रसिद्ध सिक्का था वराह सिक्का, ठीक है। यह एक सोने का सिक्का होता था। इसकी विशेषता क्या थी कि विजयनगर साम्राज्य का उस समय जिन जिन देशों से, बाहरी देशों से व्यापार होता था, तो उस देशों में भी, उन सभी देशों में वराह सिक्का मान्य था, ठीक है। प्रताप, फणम, तार ये अन्य सिक्के थे, ठीक है। प्रताप और फणम ये भी क्या थे, सोने के छोटे सिक्के थे, सोने के सिक्के थे, लेकिन कैसे थे, छोटे। अगला प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने बताया, थोड़ा सा टाइपिंग में समय की कमी थी बहुत ज़्यादा, तो टाइपिंग में थोड़ा गड़बड़ हो रखा है, जल्दीबाजी में, ये बताया होना चाहिए, ठीक है। किस विदेशी यात्री ने बताया कि विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा का प्रचलन था? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए बारबोसा, बी है निकोलस कॉन्डी, सी है नुनिज, डी है डोमिंगो पायस। तो राइट आंसर हो जाएगा निकोलस कॉन्डी। निकोलस कॉन्डी ने बताया कि विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा का प्रचलन था। इन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति अगर कर का अदा नहीं कर पाता था तो उसे दास बनाकर उससे सेवाएं ली जाती थी। थोड़ा सा ये यहाँ पे हो सकता है पनिशमेंट के लिए हो रहा होगा, जो भी है, तो दास प्रथा का यहाँ पे प्रचलन था, निकोलस कॉन्डी ने कहा। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में तार किस प्रकार का सिक्का था? अब यहाँ पे मैंने इसलिए ऊपर नहीं बताया। ऑप्शन ए है सोना, बी चांदी, सी पीतल, डी है तांबा। तो राइट आंसर तार। तार उस समय कौन सा सिक्का था? चांदी का एक सिक्का था। और कैसा सिक्का था? छोटा। तो तार छोटा चांदी का सिक्का था, वराह बड़ा सोने का सिक्का था, प्रताप और फणम छोटे सोने के दोनों सिक्के थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में सती होने वाली स्त्री को कहा जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महाप्रयाण, बी है बोलमाट, सी है दिव्य स्त्री, डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर थी महाप्रयाण। आपको बताता हूँ कि विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का बहुत ज़्यादा प्रचलन था। सती होना वहाँ पे अच्छा माना जाता था और जो स्त्री सती होती थी उसे महाप्रयाण कहा जाता था। हालांकि महिलाओं की स्थिति विजयनगर साम्राज्य में बहुत अच्छी थी, महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन यहाँ पे सती प्रथा का भी प्रचलन था। महिलाओं को शासकीय कार्यों में, जो शासकीय कार्य होते थे उनमें बड़े बड़े पदों पर महिलाओं को रखा जाता था। जो लोग जिस विवाह में स्त्री को वो क्या नहीं दिया जाता था, दहेज नहीं दिया जाता था, उस विवाह को सबसे अच्छा विवाह माना जाता था, है ना। तो अच्छी व्यवस्था थी यहाँ पे, पर एक सती प्रथा का प्रचलन था। कृष्णदेवराय के समय पुर्तगाल का वायसराय कौन था? इंपॉर्टेंट। जब कृष्णदेवराय आए, महान शासक थे कृष्णदेवराय। अब इनके बारे में पहले की वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छे से मैंने बता रखा है, आप लोग देख सकते हैं। तो बस यहाँ पे इतना जान लेंगे कि कृष्णदेवराय के समय में तो कौन था? अल्बुकर्क, अल्मेडा, नीनो डी कुन्हा, फ्रांसिसो डी सुजा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए अल्बुकर्क। अल्बुकर्क, अब पता होगा आपको कि 1509 ईस्वी में क्या बनते हैं? वायसराय बनते हैं। इन्होंने ही भारत में पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्बुकर्क को, ठीक है। तो अल्बुकर्क और कृष्णदेवराय के बीच अच्छे संबंध थे।
जब अल्बुकर्क ने कृष्णदेवराय के साथ एक संधि की थी और जिसमें कहा था कि जो ये पुर्तगाली हैं वो केवल अपने घोड़ों का व्यापार विजयनगर साम्राज्य के साथ करेंगे। और आप जानते होंगे अल्बुकर्क ने किससे छीना था गोवा, बहमनी साम्राज्य से गोवा छीना था। ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि गोवा को किसने छीना था, तो अल्बुकर्क ने छीना था। ठीक है, अल्मीडा तो सबसे पहले वाइसराय थे, उसके बाद अल्बुकर्क के बाद निनोडी कुन्हा थे। ठीक है, अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के समय किस शास्त्रीय नृत्य का विकास हुआ। उत्तराखंड पीसीएस 2022 में प्रश्न पूछा गया, विजयनगर साम्राज्य में किस शास्त्रीय नृत्य का विकास हुआ, तो ये था यक्षगान। राइट आंसर था इसका यक्षगान। कुछ और भी चीज़ें बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे एक बोमलाट जो था, बोमलाट ये था एक क्या था, नाटक, छाया नाटक था। कैसा नाटक था, छाया नाटक। ठीक है, बोमलाट एक छाया नाटक था। तो साथियों यही था विजयनगर साम्राज्य से संबंधित प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। हमने पूरी कोशिश की कि यहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को आप लोगों के समक्ष लेके आएँ। तो देखेंगे कितना मेहनत कर रखा है हम लोगों ने यहाँ पे। तो आपसे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद सब्सक्राइबर 300 पहुँच जाना चाहिए, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। अभी सब्सक्राइबर हैं मात्र कितने, 270। देखिए कितने अच्छी वीडियोज़। और इससे पहले कि अगर आप फुल वीडियो देखेंगे विजयनगर साम्राज्य की, जिसमें विस्तार से मैंने बता रखा है, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो साथियों यही था आज का पेपर डिस्कशन। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।